See, so what we were discussing was laws of chemical combination, right? कभी दो एलिमेंट्स कंबाइन कैसे दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, क्या चीजें होती, क्या रेशियो होता है, कौन कौन से एलिमेंट मिलके क्या कंपाउंड बनाते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं तो क्या रेशियो होता है। बहुत सारे लॉज हमने पढ़े थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था सबसे पहला, फर्स्ट वाज law of conservation of mass, which is very easy to understand and remember. Then was law of constant composition or law of definite proportion. This was also easy to remember. Definite proportion वो एक compound की बात होती थी। फिर law of multiple proportion, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन कर करके जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते थे उसकी बात लिखी थी इसमें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। आज ही खत्म कर देना हमको। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। देन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, तीन एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइन करते थे उसकी स्टोरी थी, राइट। नाउ फाइनली लास्ट लॉ इज Gay-Lussac's law of combining volume. Gay-Lussac's law of combining volume, ये लॉ लास्ट है जो हमने समझना है। एनसीईआरटी में तो चार ही दिए होते हैं। दिस इज द लास्ट वन, फिफ्थ वन, law Gay-Lussac's law of combining volume. See, if you read the statements given for the above laws carefully, you will see जो डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कही, ये प्रोपोर्शन कौन सा था? प्रोपोर्शन बाय मास था। उन्होंने बोला था any compound is formed by fixed elements where they combine in a definite proportion or definite ratio by mass. So all these four laws, कौन से? law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, they all deal with masses of reactants and products, right? तो ये चारों लॉज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मासेस के बारे में कहते हैं, कोई इनके वॉल्यूम के बारे में नहीं कहता, नहीं। तो वॉल्यूम के लिए ज्यादा लॉज हमारे पास है भी नहीं। वॉल्यूम के लिए वी हैव ओनली वन लॉ, एंड व्हाट इज दैट? Gay-Lussac's law of combining volume। अगर आप वॉल्यूम के टर्म्स में बात करोगे तो देयर इज नथिंग लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम होता है, ये लॉ बाय मास लिखा होता है, तो सिमिलर लॉ बाय वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करता है, राइट। सो जितने भी लॉज हमने अब तक पढ़े हैं, ऑल ऑफ देम वेर फॉर मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बाय मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बाय मास, everything was by mass, right? This is first law where we'll talk in terms of volume. So this law first of all is given for gaseous reactants. This is for the case where reactants are in gaseous state. We have already discussed liquid, solids and gases. So this law is made for the reactions where reactants are in gaseous state, right? So what is written in this law? When gases react, ratio of volume of reactants which combine bears a simple whole numbered ratio. Bears a simple whole numbered ratio. Okay. So when gases react, ratio of volumes of reactants which combine with each other bear a simple whole numbered ratio. Where volume is measured
under volume of each gas is measured under similar condition of temperature and pressure. ये कहानी. Also, if product is gaseous, then ratio of volume of reactant that combine bears a simple whole numbered ratio with volume of product. ग्रामर में कहीं शायद थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, मतलब समझा देता हूँ. बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है. इट्स अगेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओनली है. यहाँ पे भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात लिखिए, बट यहाँ पे बाय मास था, रेशियो बाय मास था, यहाँ रेशियो बाय वॉल्यूम है. एंड बिलीव मी, भले आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस लॉ इज रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. वॉल्यूम, गैसेस का वॉल्यूम अपने आप में बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है. टेम्परेचर से बदल जाता है, प्रेशर से बदल जाता है, राइट. अब यहाँ पे कुछ ऐसा जादू जैसा आपको लगेगा कि जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, और 1 लीटर बेंजीन लिया या 1 लीटर पेट्रोल लिया, दोनों को मिक्स करोगे आप, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कितना वॉल्यूम बनना चाहिए? एनीवन? वॉल्यूम ऑफ गैसेस जब आता है पिक्चर में, ऑलरेडी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है. तो वो पहले कंफ्यूजिंग टॉपिक है. तो अगर मैं पहले सिंपल स्टेटमेंट्स में लिक्विड की बात करूं तो कंफ्यूजन कहां से आता है वो बता रहा हूं. जैसे अगर आप 1 लीटर वाटर लोगे, यू टेक 1 लीटर वाटर इन अ वेसल और अ कंटेनर एंड pour 1 liter of petrol on it, right? So how much volume do you expect to be in the vessel or container? ये तो कोई भी बताता, तुम इसी में कंफ्यूज हो रहे हो, गैस वाले में तो कंफ्यूज हो जाओगे. अरे एक वेसल लिया, उसमें 1 लीटर वाटर डाला, देन पोर 1 लीटर पेट्रोल ओवर इट, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड? 2 लीटर. 2 लीटर, ये तो कोई भी बोलता है. तुम इसको ही सोचने में इतना टाइम लगा रहे हो, बाकी के क्या करोगे? बट यहाँ पे गैसेस के केस में बड़ी अजीब सी चीज देखोगे आप. हाँ, तो और स्पेशली व्हेन दे कंबाइन केमिकली, तब तो और ही अजीब चीजें होती हैं, राइट. तो एक एग्जांपल बोलता हूँ. जैसे सपोज हाइड्रोजन एंड वाटर, सॉरी ऑक्सीजन, व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर, कैसे करते हैं? एग्जांपल है इसका, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है. तो 1 volume of hydrogen, sorry, 2 volume of hydrogen combines with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water vapor. ठीक है. 2 volume of hydrogen combines with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water vapor. आप सोचो, इसमें कंफ्यूजन तो होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा तो बहुत खुशी की बात है कि हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम लिए, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम लिया, तो जो रिजल्ट आया वो 2 ही वॉल्यूम है. मतलब अगर आप 2 लीटर हाइड्रोजन लोगे, ऑब्वियसली अंडर सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, आपने क्या किया? 2 लीटर हाइड्रोजन लिया, 2 लीटर हाइड्रोजन, राइट, एंड 1 लीटर ऑक्सीजन लिया, ठीक है. अगर इनको केमिकली कंबाइन किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो रिजल्ट होगा, दैट विल बी 2 लीटर ऑफ वेपर, वाटर वेपर, 2 लीटर ऑफ वाटर वेपर. तो ये होता है. तो 2 और 1 वॉल्यूम मिला के 3 वॉल्यूम नहीं होते, यहाँ पे 2 वॉल्यूम हो जाते हैं. एनीवे,
This happens when they combine chemically, right? तो अदरवाइज तो और कॉम्प्लिकेटेड, वो फिर फिजिकल प्रोसेस में आ जाता है, वो बाद की बात देखेंगे। तो व्हेन दे कंबाइन केमिकली, एक वेसल लिया आपने जिसमें 2 लीटर हाइड्रोजन पोर किया, मतलब डाल दिया, एंड 1 लीटर ऑक्सीजन पंप किया, राइट? व्हेन दे कंबाइन केमिकली दे फॉर्म 2 लीटर्स ऑफ वाटर अंडर measured under similar temperature and pressure condition, right? हाइड्रोजन का दूसरा एग्जांपल हो गया 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 1 liter of hydrogen plus 1 liter of chlorine, 1 liter of chlorine. This gives 2 liter of hydrogen chloride gas, hydrogen chloride gas. So ये सेकेंड केस में आपको ऑब्वियस लग सकता है, हाँ ठीक है ना, 1 वॉल्यूम मिला के 2 वॉल्यूम, में क्या प्रॉब्लम? बट प्रीवियस वाले में देखो 2 plus 1 gives 2. 2 liters plus 1 liter gives you 2 liters. But this happens when they combine chemically, right? आ रहे समझ में? तो वॉल्यूम का रेशियो निकाल के देखो, इसमें क्या है रेशियो? 2:1:2. तो रेशियो इज 2:1:2 इन दिस केस। इसमें रेशियो कितना वॉल्यूम का? 1:1:2। तो ये जो रेशियो है किसका? वॉल्यूम का। दैट इज ऑलवेज होल नंबर्ड एंड सिंपल। सिंपल मतलब ऐसा 1:3:5, 1:1:2, ऐसा नहीं होगा 154:29.8, ऐसा सब नहीं आएगा। So it will be a simple whole numbered ratio, 1:2:3, 1:1:4, 2:2:1, ऐसा कुछ तो होगा ऐसा, right? आ समझ में? So this Yes, is sir. Gay-Lussac's law. This is Gay-Lussac's law of combining volume, right? अच्छा, आपने कई लोगों ने अब तक मन में ऐसा सोचा होगा कि सर को 2H2 plus O2 gives 2H2, ये पता है, इसके लिए सर ने क्लेम किया। इस चीज का पता तो लेट चला था। This reaction was not written in the time when this law was established. तब तो लोगों को पता भी नहीं था कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, क्या होता है, H2 होता है कि सिंगल एटम होता है कि H3 होता है। एवरीबॉडी बिलीव कि एक एलिमेंट का एक एटम तो किसी के साथ मतलब अपने दूसरे एटम के साथ तो कंबाइन नहीं करेगा, राइट? तो आज आपको ये इतना ऑब्वियस लगता है, इसमें कौन सी बड़ी चीज सर ने दिखा दी? 2H2 plus O2 is 2H2, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हाँ इसका 2, इसका 1 मिला के इसका 2। But this law was established when we were not able to write this expression कि 2H2 plus O2 gives 2H2. To be precise, it was not known that hydrogen atomic state में मिलेगा आपको या molecular form में रहता है, क्योंकि उनको लगता था कि एक एलिमेंट का अपने दूसरे एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ क्यों कंबाइन करेगा, राइट? अरे समझ में? सो ये लॉ आपको बहुत ऑब्वियस लगेगा, बट पता नहीं, सोचोगे तो मजा आएगा, कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सो लेट मी राइट वन न्यूमेरिकल ऑन दिस। Experimentally, it is determined that free volume of nitrogen combines with 1 volume of hydrogen. Sorry, 1 volume of nitrogen combines with 3 volume of hydrogen to give 2 volume of ammonia gas. 2 volume of ammonia. Now, if 10 liter nitrogen and 10 liter hydrogen are made to react, how much ammonia is formed
given that at least one reactant is exhausted. करके बताओ दोस्तों, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जैसा ही है, बस पिछली बार भी हमने यही किया था। पिछली बार क्वेश्चन मास के टर्म्स में लिखा था, इस बार क्वेश्चन वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ही है ये, बस बाय वॉल्यूम है। तो डू इट, बड़ा इजी सा टॉपिक क्वेश्चन है। यही सब आगे जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स उनका फाउंडेशन है। अभी मैं आपको यहाँ बता के देता हूँ, एक्सपेरिमेंटली इट इज डिटरमाइंड दैट 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये बताता हूँ, बाद में आपको खुद से सोचना होगा या तो आपको पता होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस मिलेंगे, उससे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पर तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बिकॉज आई एक्सपेक्ट, ऑब्वियसली यू पीपल नो दिस, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको नहीं पता है बिकॉज मैंने बताया नहीं। तब इस चैप्टर में वो भी सिखाऊंगा, तो उसके बाद भी ऐसे इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, फिर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, और वहां पे आपको ये पहला जो स्टेटमेंट दिया होगा डेटा वो नहीं दिया होगा। किसी को भी नहीं आया? जी यहाँ पे देख लो आप, नाइट्रोजन है, वो क्या फॉर्म है मुझे नहीं मालूम, प्लस हाइड्रोजन है, राइट? वो मिला के अमोनिया फॉर्म कर रहा, राइट? सी ऑलरेडी गिवन की 1 वॉल्यूम कंबाइंस विथ 3 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम, ऐसा आपको पहले ही लिखा हुआ है। तो जैसे इसका 2 वॉल्यूम तो इसका 6 तो इसका 4, पर रेशियो सेम रहेगा। यही तो आपको फील करना है, यही तो लॉ ऑफ मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन है। ये जो रेशियो है ना, जिस रेशियो में कंबाइन करते हैं, अभी हमको मोल नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, स्टाइकियोमेट्री नहीं पता, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं पता, ठीक है आप 10th में पढ़ के आओ, बट आज फिर से पढ़ेंगे हम। तो अभी तो जस्ट ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको बता दिया है कि जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अमोनिया, दे विल ऑलवेज डू इट इन द रेशियो 1:3। सो 2:6 होगा। अगर इसका 3 वॉल्यूम है तो इसका 9 और इसका 3 होगा। बट आपको बस वही लॉ यूज करना है। आपने यहाँ पे 10-10 यूज किया है, 10-10, और इसका कुछ नहीं था स्टार्टिंग में, तो ये 10 लीटर लिया है आपने, तो 10 लीटर ये, तो जो पूरा कंबाइन नहीं करेगा, इनमें से कोई तो एक एग्जॉस्ट हो जाएगा। कैन यू गेस व्हिच ऑफ देम विल गेट एग्जॉस्टेड? हाइड्रोजन। नेचुरली हाइड्रोजन एग्जॉस्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा लग रहा है ना, नाइट्रोजन का एक ही वॉल्यूम लगता है, उसका 3-3 वॉल्यूम लग रहा है, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो ये पूरा 10 लीटर गायब हो जाएगा। इसके 10 लीटर के साथ ये कितना फॉर्म होगा, बस वही प्रोपोर्शन मेंटेन करना है आपको। बताओ कितना कितना कंज्यूम होगा, कितना? ये पूरा 10 लीटर कंज्यूम हो गया, राइट? ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो इसके साथ ये कितना कंज्यूम होगा? टेन बाई थ्री, दैट्स इट। अरे जितना ये हाइड्रोजन जा रहा है उसका 1/3 ये जाना है, तो ये 10 है, तो ये 10/3 रहेगा। हा? ये 10 लीटर कंज्यूम होगा, तो ये कितना बनेगा? 20/3। 20/3 इज करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज 20/3। तो इसका 10 लीटर इसके 10/3 के साथ कंबाइन करके इसका 20/3 लीटर बनाएगा। दैट मीन्स लास्ट में, एंड में, इसका 20/3 लीटर बैलेंस, इसका 0 लीटर बैलेंस, इसका 20/3 लीटर बैलेंस, ये लास्ट का स्टेटस हो जाएगा। इस पे तो जाने कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं बाद में, मालूम है? अभी आप इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो, समझा? वापस एक्सप्लेन करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। यहाँ पे समझ लो आप, आपको केमिस्ट्री जो कॉम्प्लिकेटेड वाली, जो आपको जानना है बहुत सारी चीज, वो कुछ नहीं लगाना। ये तो आपको पूरा इनपुट दिया हुआ है। सो ये जस्ट आपको, मतलब सब कुछ आपको दिया हुआ है। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ दिस। इसी प्रोपोर्शन में आप दिमाग लगाओ एंड से 10 लीटर का उधर कितना लीटर आएगा, राइट?
So this is already there in your inputs. ये inputs में already आपके पड़ा हुआ, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है. ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं ऐसा या हो जाएगा अभी? सर एक और दे दो. Two volume of hydrogen combines with one volume of oxygen and to give two volume of vapor, two volume of water vapor. And if 20 liter hydrogen and 25 liter oxygen are kept in a closed container, so find how much of hydrogen, oxygen and water vapor is left in container after long time given one of the reactants exhaust. One of the reactants exhaust completely. चलो ये भी बड़ा ओरल सा है, कर दो फटाफट तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो इस तरह से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म, आगे बढ़ते हैं. हाइड्रोजन यूज होगा क्योंकि हाइड्रोजन का ज्यादा वॉल्यूम लग रहा है. And 10 liter of oxygen use होगा. And करेक्ट. and vapor होगा भी 10 liter. बस यही गड़बड़ कर दी तुमने. Sorry. उत्कर्ष कुछ बताना. हाँ बोलो बोलो. हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये दो, ये एक, तो ये दो, ये गिवन इन्फॉर्मेशन. तो 20 होगा, 2 लीटर वेपर. तो ये जैसे ये 10 हो गया तो ये 5, ये 10, ये 20 हो गया तो ये 10, तो ये 20. नेचुरली ये 20 लीटर ही लिया था आपने, राइट? 20 लीटर हाइड्रोजन लिया था तो ये खत्म. 10 लीटर उसके साथ ऑक्सीजन खत्म, 20 लीटर वेपर बचा, राइट? आपने लिया कितना था? 20, 25 और 0. तो बचेगा क्या क्या? ये 20 का 20 गया, ये 25 का 10 गया, 15 बच गया, ये 0 था 20 बन गया. तो 35 लीटर बचेगा. 15 लीटर पहले का ऑक्सीजन और 20 लीटर वाटर वेपर. ठीक है, ओके. चलो, तो ये हो गया मेरी तरफ से लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म. एंट्रेंस एग्जाम्स में, नीट में पूछते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर. जेई में तो अब नहीं पूछते, पहले कभी पूछे थे बहुत साल पहले, बट नॉट नाउ. हाँ, स्कूल एग्जाम्स में डेफिनेटली दे विल आस्क एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फील करना बड़ा मुश्किल है बच्चों, क्योंकि आधे से ज्यादा उनको पहले से पता है. तो इसके लिए ये नहीं समझ पाते कि ये पहले जब नहीं पता था तो ये बड़ी बात थी, वो फील करना बड़ा मुश्किल होता है. एनीवेज, तो ये टॉपिक हो गया क्लोज. अब बढ़ते हैं आगे, राइट? सो आफ्टर लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन वाज व्हाई दीज लॉस. या अगर दो एलिमेंट्स एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? या डेफिनेट वॉल्यूम है
मतलब हमेशा दो ही वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एक ही वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्यों कंबाइन कर रहा है, राइट? या व्हाई डू दे कंबाइन एट ऑल? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वन थिंग वाज श्योर कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मैटर को तोड़ तोड़ के नीचे जाके देखना पड़ेगा कि मैटर के अंदर है क्या, व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल जिससे सब चीजें बनी, व्हाट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम है, क्या है, अंदर जाके तोड़। अगर मैं आयरन का एक पीस लूंगा, उसको तोड़ते जाऊंगा, छोटा कर जाऊंगा, तो एंड में जाके कहाँ पहुंचूंगा? सो व्हाट विल बी द एंड, कि इसके बाद और उसको तोड़ नहीं सकते। तो वो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा आयरन का बिल्डिंग ब्लॉक, राइट? सारा आयरन उससे बना हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो टू अंडरस्टैंड कि नीचे कहां तक जा सकते हैं हम लोग किसी को भी तोड़ के, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कुछ थ्योरीज बनी है। उनमें से सबसे पहला सक्सेसफुल थ्योरी था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 2-3 चैप्टर में इसका रेफरेंस मिलेगा आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ने मिलेगा, यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम लोग, राइट? So Dalton's atomic theory, this was first successful theory on structure of matter, कि मैटर बना किस चीज से है, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे डाल्टन ने, मतलब बोला तो बहुत कुछ था, हमारे बुक्स में करते करते कुछ छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट रह गई हैं वो मैं लिख देता हूँ, आप देख लो, याद रख लोगे तो ठीक, नहीं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। So Dalton was the first scientist who proposed that every matter is made up of atom. So he said matter is made up of matter. He was the first person to propose the word atom, made up of extremely small particles, extremely small particles, known as atoms, right? This word was derived from a Greek word atomos, means what? Indivisible, which cannot be divided further. So Dalton proposed that matter is made up of extremely small particles known as atoms, and atoms is a word derived from atomos, which is a Greek word meaning is indivisible. So indirectly he meant to say, he said that atoms are indivisible, right? The matter is made up of extremely small particles known as atoms, which are indivisible. उसका नाम का मतलब ही indivisible था, which are indivisible. This you might have studied in junior class also, ठीक है? So matter is made up of extremely small particles known as atoms. Atoms are indivisible. Now question is, हमने देखा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मासेस अलग अलग कंबाइन करते थे, राइट? तो यही सवाल था, क्या मासेस भी अलग अलग होते हैं एटम्स के? तो या एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं क्या? तो ही सेड atoms of same element are identical. Atoms of same element are identical in all respects. Identical in all respects. That is mass, shape, size, etc. Right? Whereas atoms of different elements differ in mass, size, chemical properties, etc. See, this was not measured at that time. किसी ने ना एटम देखा था, ना किसी ने एटम का मास मेजर किया था, ना एटम का साइज शेप डिस्क्राइब किया था. This was his proposition, right? Dalton proposed on the basis of actually laws of chemical combination. वो जो laws थे उनको explain करने के लिए उसने एक theory बनाई, right? So this was his proposition. So he proposed कि atom is the smallest
पार्टिकल, सब कुछ एटम से बना हुआ है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, राइट, एंड एक एलिमेंट के एटम सारे आइडेंटिकल होते हैं। अगर आप कॉपर के एटम्स देखोगे, सारे कॉपर एटम्स एक जैसे होंगे, सबका मास सेम होगा, सबका साइज सेम होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, राइट। If you take take all the atoms of oxygen, so atoms of oxygen are entirely same, and all the atoms of oxygen are same. Though this was a drawback of his theory, but he proposed. उस टाइम में तो किसी को एटम का मास वास निकालना आता नहीं था, राइट। अब एटम वर्ड ही उसने डिफाइन किया था, तो कोई क्या ही मास निकालेगा, राइट। सो he said atoms of any element are identical in all respect, whereas atoms of different elements are different in all respect, well, many respect, right, mass, size, chemical properties and all, right. So atoms of same element are identical, whereas atoms of different elements are different, right. Then he said atoms of same element or different elements combine to form compound atoms. In fact, to be precise, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सेम एलिमेंट तो नहीं लिखा हुआ, कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ, बट इट शुड बी डिफरेंट एलिमेंट्स, बिकॉज ये कंक्लूजन तो बाद में आया था कि सेम एलिमेंट के एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं, राइट। एनीवेज, जो लिखा हुआ बुक में हम लोग एग्री कर लेते हैं। सम बुक्स हैव रिटन दिस, सम बुक्स हैव रिटन ओनली एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स टू व्हिच वी से आर मॉलिक्यूल, टू व्हिच वी से आर मॉलिक्यूल्स। सो पहले क्या लिखा था हमने? पहले लिखा हर एक चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है, राइट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम, एंड बाद में लिखा कि एटम्स भी कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड एटम, लाइक इन इंग्लिश वी से सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव्स टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। वैसे ही दे सेड कि एटम्स होते हैं, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, बट होगा क्या, एटम को मिला के कंपाउंड एटम्स बनते हैं, उनको बाद में हमने नाम दिया मॉलिक्यूल्स। अर्लियर दे वर नेम्ड एज कंपाउंड एटम्स। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स टू व्हिच वी से आर मॉलिक्यूल्स, राइट। नाउ उसने बोला था कि मास का कोई चक्कर नहीं है, he did not say anything about mass, he said number। उसने क्या बोला, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम मिला के मतलब कंपाउंड एटम बनाएंगे या लेट अस से मॉलिक्यूल बनाएंगे, सो दे विल कंबाइन इन सिंपल नंबर्स। मतलब जैसे एक का दो एटम, इसका तीन एटम, तो 2:3 एटम का नंबर्स का रेशियो उसने बोला था, राइट। So what he suggested, Dalton suggested, whenever two or more atoms combine to form compound atom, next time से इसको molecule लिख दूंगा मैं, compound atom, they do so in simple whole number ratio। मतलब जैसे हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिल गया, या नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के तीन एटम बन गए, राइट, या हाइड्रोजन का दो एटम और क्लोरीन का दो एटम बन गया। तो ऐसे एक कुछ भी जो ये जो नंबर्स जो रेशियो रहेंगे, कितने एटम्स किसके किसके कंबाइन कर रहे हैं, तो ये जो रेशियो होगा, दैट रेशियो विल बी सिंपल होल नंबर्ड रेशियो। आ रहा समझ में क्या पॉइंट्स हैं? Yes, sir. So Dalton's atomic theory was the first theory which was an attempt to explain laws of chemical combination. He suggested existence of a very small particles atoms which are indivisible,
हर एक चीज का सबसे छोटा पार्टिकल अगर बोलोगे तो ही सेड इज एन एटम। एटम में होता है सबसे छोटा, एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज उसने बता दी, राइट। कि एटम सेम एलिमेंट के सेम, डिफरेंट में डिफरेंट, एक एक दो तीन चार एटम मिला के कंपाउंड एटम बनाते हैं, उसी के बाद में हमने नाम दिया मॉलिक्यूल। देन एटम्स जब भी कंबाइन करेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में, बाय नंबर, है, दो मॉलिक्यूल, दो एटम इसका, तीन एटम इसका मिला के ये एटम, ऐसा, राइट। तो सिंपल नंबर्स होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि 57 नाइट्रोजन एंड 63 ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। देन नेक्स्ट ही स्टेटेड, when two elements combine, two elements, yeah, atoms of two elements actually, atoms of two elements combine to form more than one compound, combine to form more than one compound. So they do so in simple whole numbers, simple whole numbers. ठीक है, कुछ कुछ आपको लग रहा होगा सर ने कहीं ऐसा तो नहीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वापस लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इट इज ट्रू, Dalton's theory was a first attempt to make laws of chemical combination. तो उन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के ही उसने ये थ्योरी प्रपोज की थी, राइट। तो व्हाट ही सेड कि अगर एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म हुए, एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म हो गए, तो जो भी फॉर्म होगा उनमें सिंपल होल नंबर रेशियो ही चलेगा। हाँ, जैसे इसमें जो रेशियो दिया है वैसे उसमें भी रेशियो रहेंगे, किसी में 1:2 रहेगा, किसी में 2:3 रहेगा, किसी में 1:3 रहेगा। तो सिंपल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करेंगे, भले एक कंपाउंड बनाए या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच विल पार्टिसिपेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच विल पार्टिसिपेट, which will participate in chemical reaction, which will participate in chemical reaction is an atom. That is fraction of atom. Fraction of atom will not participate in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि आधा एटम, हाइड्रोजन का हाफ एटम ऑक्सीजन के हाफ एटम के साथ मिला के एक एटम बना ले, ऐसी कहानी नहीं होगी, राइट। तो एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। जो सबसे छोटा पार्ट किसी मास या सबसे छोटा मैटर जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज एन एटम। इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, राइट। तो रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस इन fractions. Clear na? आ रहा है समझ में? And obviously the most important one, atoms can neither be created nor be destroyed, right? Atom can neither be created nor be destroyed. तो ये कहानी इसके बाद आई थी। Atom can neither be created nor be destroyed. ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये कहानी थी जो डाल्टन ने प्रपोज करी थी। आ रहे समझ में? दो देयर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं इसमें, बट फिर भी भाई अब उसने थ्योरी प्रपोज करी थी अपने उस जमाने के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। दो बहुत कुछ गलत है इसमें, बट उस जमाने के लिए इतना ही काफी था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर सका वो इन सारे पॉइंट्स के हेल्प से। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। बड़ा आसान है एक्चुअली, बड़ा थोड़ा सा फर्जी भी है, ऐसा लगेगा क्या कुछ भी लिख दिया। मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही उसने अपने प्रपोजिशन में डाल दिया, फिर वही प्रपोजिशन की हेल्प से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे पहला लॉ आपका कौन सा?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो समझना आप बड़ा आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो आप। क्या लिखा उसने, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और हर एक एटम का कुछ ना कुछ तो मास है। Every atom has some mass. If it is of same element, then all of them will have same mass. If they belong to different element, then they will have different mass. So atom can neither be created nor be destroyed, and atom have some mass. तो भाई मैं atom हटा के mass लिख दो, mass can neither be created nor be destroyed. atom को create नहीं कर सकते, destroy नहीं कर सकते, और एक atom का definite mass होता है, राइट? किसी भी एलिमेंट का एक atom हो तो उसका definite mass होता है, और atom को आप destroy नहीं कर सकते, मतलब mass को destroy नहीं कर सकते। हो गया explain? So law of conservation of mass explain हो गया कैसे, atom can neither be created nor be destroyed and every atom has a definite mass। खत्म हो गई कहानी। सेकेंड देखो, डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात कही हमने, राइट? तो डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात उसने किस में कही थी? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या लिखा था? किसका डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है? मास। डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास बोला था, ठीक है। अब इनने क्या बोला, डाल्टन क्या बोल के गया कि जब भी कंबाइन करेंगे वो एटम्स होल नंबर में कंबाइन करेंगे, राइट? जैसे एक एटम इसका, दो एटम इसका, और एक एटम का डेफिनेट मास है, एक एटम का डेफिनेट मास है। तो घुमा के बात तो ये होगा ना कि डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास है। व्हाट डाल्टन सजेस्टेड कि कोई भी कंपाउंड में जब एटम्स कंपाउंड एटम बनाते हैं, एटम्स मिलके कंपाउंड एटम बनाते हैं, तो इस एलिमेंट के जितने एटम्स आएंगे वो फिक्स रेशियो रहेगा। अगर इसके दो एटम आए, कोई कंपाउंड है, ए है और बी है, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर ए के एन एटम्स आते हैं तो इसके 3n एटम्स आते हैं, तो जाके एक नया कंपाउंड बनता है। वो पता नहीं, शायद AB3 होगा या कुछ तो होगा, फिलहाल मैं उसका नाम नहीं लेता। तो उनने क्या बोला था डाल्टन ने कि एटम्स का रेशियो फिक्स रहेगा, ए और बी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करेंगे, दो हाइड्रोजन का एटम आएगा, एक ऑक्सीजन का आएगा, दोनों कंबाइन करके H2O। तो डाल्टन सजेस्टेड दैट दे कंबाइन इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अभी भी नहीं समझा? डाल्टन ने गिनती बताई थी, दो एटम इसके, तीन एटम, एक एटम इसका, दो एटम इसका, ए और बी मिला के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो इसके दो एटम आएंगे, इसके तीन एटम आएंगे। इसने मास की बात नहीं कही थी भाई, उसने क्या बोला, एटम डिवाइड हो नहीं सकता, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज एन एटम। तो कम से कम एक एटम आएगा, एक एटम के बाद 1.5 एटम नहीं आएगा, 1.38 एटम नहीं आएगा, दो एटम आएंगे। तो उन्होंने क्या बोला था भाई, एटम्स का रेशियो फिक्स रहेगा, जैसे दो एटम इसके है, तीन एटम इसके है। अभी नहीं समझ में आ रहा है? सो एटम्स का रेशियो फिक्स है। अच्छा, एटम्स का मास भी फिक्स है, एक एटम का मास हमेशा फिक्स ही रहेगा, और बी के एक एटम का मास हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो मास भी तो फिक्स ही होगा, काइंड ऑफ 2Ma is to 3Mb। ये मास हो गया, ये रेशियो हो गया, यही तो डेफिनेट प्रोपोर्शन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर लो। डाल्टन ने बोला था दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, ये डाल्टन ने बोला। अच्छा, उसने बोला था हाइड्रोजन के एक एटम का मास फिक्स है। चलो मान लेते हैं हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है, तो 2 into 1 मास इसका आएगा, और 1 ऑक्सीजन के एक एटम का मास भी फिक्स है, 16 है मान लेते हैं, वो तो बाद में मालूम चला हमको होता है, मान लेते हैं इतना। तो 2:16, तो 1:8 बाय मास हो गया। भाई ये कहा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, ये प्रपोज किया था, एटम्स वाली कहानी प्रपोज करी थी डाल्टन ने। तो उन्हीं दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लो तो आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास बन जाएगा। अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करोगे तो ये भी कह के गया था कौन, डाल्टन ने बोला था भाई एक ही दो ही एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, और जब बनाएंगे तो उसमें अलग अलग एटम के नंबर्स कंबाइन करेंगे, राइट? किसी में एक आ गया, किसी में एक और दो आ गए, तो अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करेंगे, और एटम्स के अलग अलग मासेस होते हैं, तो वो आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन का थ्योरी बन गया।
मल्टीपल प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन हो गया आपका। मन में सोचो, अब आपको दिखाई देगा भाई मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या लिखा था, दो एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं और उनमें दे कंबाइन विथ डिफरेंट रेशियो बाय मास। एक में 1:2 में कंबाइन करेंगे तो दूसरे में 1:3 में, तीसरे में 2:5 में। तो अलग अलग होल नंबर अलग अलग रेशियो में कंबाइन करेंगे बाय मास इन डिफरेंट कंपाउंड्स। यहाँ डेल्टन ने भी यही बोला था कि भाई एक से ज्यादा कंपाउंड बना दो ना उसको, एक से ज्यादा कंपाउंड एटम बनाने दो। किसी में ए का एक एटम, बी का दो ले लेना, किसी में ए का दो एटम ले लेना, बी का एक ले लेना, बट रहेगा सिंपल एंड होल नंबर डी, फ्रैक्शन में आएगा नहीं। नहीं, और फिर उनके मासेस भी फिक्स है, तो घूम के यही बात तो हो गई। डाल्टन ने क्या बोला था, ए एंड बी को मिला के अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। एक में ए का एक एटम ले लेना, बी का दो एटम ले लेना, इसमें ए का दो एटम ले लेना, बी का एक एटम ले लेना। अब इसका एक एलिमेंट एटम का मास फिक्स है तो Ma, और इसका एक एटम का मास फिक्स है Mb, तो यहाँ पे ये रेशियो हो गया। दूसरे में 2Ma is to Mb, ये अलग रेशियो हो गया। आ रहा समझ में? जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, तो एक में नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो ले लो, NO2 सुन रखा है सबने। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14, ये आज हमको पता, उस जमाने में नहीं पता था। ऑक्सीजन का एक का 16 तो 32, तो रेशियो कितना हो गया? 7:16 में। दूसरे में कहानी क्या है, इसके दो एटम ले लो, N2O भी सुना है सबने, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का दो एटम का मास कितना हो गया? 28, और इसका एक का 16, तो 4 से डिवाइड किया तो 7:4। तो अलग अलग रेशियो आ रहा है, इसमें 7:16 आ रहा है, इसमें 7:4 आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली पूरी कहानी जो सिंपल होल नंबर की है ना, कई स्टूडेंट जो सिंपल होल नंबर को ही एज्यूम नहीं कर पाते। अगर कहीं फ्रैक्शन में अलाउड होता तो 1.48:23.1 कहीं गलती से ऐसा कंबाइन करके तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो आप बोलोगे ये कौन सा रेशियो 148:2310, तो दिस इज नॉट अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ओके, सो दिस इज नॉट अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यहीं अगर ये 1.5 यहाँ 24 भी होता तो मैं इसको एक बार 1:16 लिख के इसको सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड रेशियोज नहीं होंगे कि 2167 डिवाइड बाय 8151, ऐसे अजीब अजीब से रेशियोज नहीं आएंगे। जो आएंगे सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये तो बात वही हो गई, एक एटम, सारे एटम्स का मास फिक्स है और एटम्स जो है वो काउंट में आते हैं होल नंबर में, तो उस हिसाब से मास का भी रेशियो फिक्स होगा। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। नहीं इमेजिन कर पाओगे तो बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं इमेजिन कराऊंगा फिर से, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे अपन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये भी उसने ऐसे एक्सप्लेन किया था। वहां पे भी भाई जो भी रेशियो आएगा हमेशा होल नंबर ही रहेगा, जो रेशियो होगा वो होल नंबर ही रहेगा और सिंपल ही रहेगा, टेंशन ही करना हो गई, राइट? सो दिस इज हाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मानो तो आपको लगेगा, और पर्सनली मैं जानता हूँ थ्योरी बनाई कैसे थी, ये चीजें एक्सप्लेन करने भूल गए। ही मेड सर्टेन assumptions which could successfully explain this, right? So this is how it is explained. I hope आपको समझ में आया। ओके, चलो मिलते हैं फिजिक्स लेक्चर में।